नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। नई तकनीक, वैज्ञानिक खोज और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित प्राप्त सफलता के मंत्र, इसके अलावा खेती किसानी से संबंधित तमाम वो बातें जिनका आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये सभी चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। हमारे देश में चारे की कमी है, जिसका विपरीत असर पशुपालन के क्षेत्र पर पड़ रहा है और उससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। पशुओं को पोषक आहार नहीं मिल पाने की वजह से वो अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं दे पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समस्या का समाधान भी ढूंढा जा रहा है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में ही ऐसी एक कोशिश सामने आई है, जहां एक एग्रीटेक कृषि स्टार्टअप ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि है तो फ्रिज के आकार की, लेकिन सप्ताह में 3 से 4 पशुओं का चारा पैदा करने की एक क्षमता रखती है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। प्रति किसान जोत की भूमि लगातार कम होती जा रही है। भारत में चूंकि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इसीलिए कम जमीन की समस्या यहाँ अधिक है। इतनी कम जमीन पर पशुओं के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारा उगाना चुनौती बन गई है। बल्कि सच तो ये है कि देश में पशु चारे का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में नई तकनीक के जरिए कम जगह में ज्यादा उपज के उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बार बार आ रही सूखे की समस्या भी चारा संकट उत्पन्न कर रही है। फ्रिज की आकृति वाली ये मशीन छोटे से स्थान पर अधिक उपज का बेहतरीन उदाहरण है। इसे खास तौर से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उगाने के लिए ही बनाया गया है। मशीन को रखने के लिए महज 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी जगह चाहिए। मशीन की ऊंचाई भी सिर्फ 7 फीट है। इसे बेंगलुरु के एक एग्रीटेक स्टार्टअप ने बनाया है और इसका नाम कंबाला रखा है। कंबाला कर्नाटक में हर साल आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। उसी के नाम पर इस मशीन का नाम रखा गया है। कंबाला के अंदर 7 रैक बनाई गई हैं और इन्हीं में चारा उगाया जाता है। हर रैक में 4 ट्रे लगी हैं और हर ट्रे में उच्च प्रोटीन वाले मक्का के 700 ग्राम बीज हर हफ्ते बोए जा सकते हैं। किसान चाहे तो मक्का का चारा काटने के बाद गेहूं या जौ के बीज भी बो सकते हैं। चारा हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया गया है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में मिट्टी की जगह पानी में फसल उगाई जाती है। बुआई के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि रैक में ताजा और हरा चारा उगाया है, जो दुधारू पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक है। इस छोटी सी मशीन से एक हफ्ते तक हर रोज 25 से 30 किलो चारा लिया जा सकता है। चारे की ये मात्रा 4-5 गायों का पेट भरने के लिए काफी है। कंबाला के अंदर 14 माइक्रो स्प्रिंकलर लगे हैं, जो जरूरत पड़ने पर पौधों को पानी उपलब्ध करा देते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये मशीन 3 दिन में सिर्फ 50 लीटर पानी खर्च करती है, जबकि खुले खेत में 1 किलो चारा उगाने के लिए ही 70 से 100 लीटर तक पानी चाहिए। मशीन को बाहर से काले रंग के एक जाल से कवर किया गया है। ये जाल वेंटिलेशन के लिए है, जो दिन के समय अंदर का तापमान बढ़ने नहीं देता। राजस्थान जैसी गर्म जगहों पर ये जाल काफी मददगार है। बिजली से चलने वाली इस मशीन को आप सिर्फ 30,000 रुपए देकर खरीद सकते हैं। बिजली का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, साल भर में 70 रुपए से भी कम। वैसे सौर ऊर्जा से चलने वाली कंबाला भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा यानी 45,000 रुपए है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सौर ऊर्जा से चलने वाली 41 मशीनें लगाई गई हैं। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में भी बहुत सी मशीनें हैं। पिछले साल वजूद में आने वाली इस मशीन की देश भर में अब तक 130 यूनिट लग चुकी हैं। कंबाला श्री वसंत कामत और जीवन एम के दिमाग की उपज है। इसे तैयार करने से पहले इन दोनों ने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान में पशुओं और चारे के विकास पर प्रशिक्षण लिया। यही उन्हें हाइड्रोपोनिक ग्रीन स्प्राउट्स उत्पादन इकाई के किफायती मॉडल की प्रेरणा मिली। वैज्ञानिकों ने ही उन्हें बताया कि एक ट्रे में कितने बीज डालने हैं, पानी का शेड्यूल क्या होगा और मोल्ड उपद्रव को कम करने के लिए क्या मानकीकरण होना चाहिए। कंबाला इस्तेमाल करने वाले कई किसानों ने मशीन की तारीफ की है और बताया है कि इससे उगा चारा खाने के बाद न सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ी है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आया है।
विज्ञान और किसान में बढ़ते आगे और अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में। आइए जानते हैं कि कृषि से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। गाजर की बुआई मेड़ों पर करें। उन्नत किस्में हैं पूसा रुधिरा और पूसा केसर। गाजर की बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ है। खेत में देसी खाद, पोटाश और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। गाजर की बुआई मशीन द्वारा करने के लिए बीज 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, जिससे बीज में बचत तथा उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं महिला किसान शिवलता महतो से, जिन्हें कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हां, इन्होंने अपनी लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति से कृषि के क्षेत्र में नाम कमाया है। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। एक छोटे से गांव पथरौटा की संघर्षशील किसान शिवलता महतो केवल 1.25 हेक्टेयर भूमि की स्वामिनी हैं। इन्होंने चना उत्पादन में 19 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई। इतना उत्पादन तो विपुल उत्पादन देने वाली फसल गेहूं का भी नहीं मिल पाता। कुछ अपने पति से और कुछ कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेकर शिवलता ने खेती का औरों से अलग हटकर रास्ता अपनाया। उनके सामने चुनौती ये थी कि भूमि कम थी और सिंचाई का साधन भी अपर्याप्त। ऐसे में चने की फसल लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कृषि विभाग के द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों से मिली समझाइश का उपयोग कर उन्होंने उन्नत बीज अपनाने का निर्णय भी लिया। प्रदेश के ग्वालियर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किस्म RVS 202 का प्रमाणित बीज लिया गया। जैविक खाद को रासायनिक उर्वरक की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। पौध संरक्षण औषधियों की तो बहुत कम जरूरत पड़ी, लेकिन फसल को प्यार दुलार बहुत ज्यादा मिला। शिवलता के कान में आज भी वो नगाड़े गूंज रहे हैं जो उनके स्वागत में दिल्ली से कृषि कर्मण अवार्ड लेकर लौटने पर गांव के लोगों ने बजवाए थे। जी हां, प्रधानमंत्री से सम्मानित होना उनके लिए आज भी सपने जैसा ही है। शिवलता को पुरस्कार मिलने की सूचना भी तब प्राप्त हुई थी जब वे अपने खेतों में से कचरा निकाल रही थी। और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी हां, अगर हमारे किसानों तक कृषि संबंधी तमाम नई नई जानकारियां तकनीक के माध्यम से पहुंच जाए तो उसका उचित इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो इसी दिशा में आज हम आपको फिर बताएंगे एक ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में जिससे हमारे किसान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। ऐप में जानकारी के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि किसान भाइयों बहनों को अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्य रूप से गेहूं की बीमारियों, कीड़ों और किसी भी क्षेत्र की मुख्य बीमारियों, किसी क्षेत्र की रोग प्रतिरोधक किस्में, IPM रणनीतियों और फसल कटाई के बाद के भंडारण प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उसमें होने वाले रोगों कीड़ों की पहचान कर सकते हैं। किसान बीमारी और कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित तरीका अपना सकते हैं। गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप किसानों को उनकी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। ऐप मुख्य हानिकारक कीड़ों के बारे में उनकी तस्वीरों के साथ जानकारी प्रदान करता है ताकि किसान उन्हें आसानी से पहचान सके। गेहूं की कटाई के बाद फसल के भंडारण के दौरान सुरक्षित भंडारण और कीट प्रबंधन की भी जानकारी देता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे नए कृषि कानूनों के बारे में, कैसे हमारे किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प खोलने वाले हैं। हमारे किसानों के सामने नए रास्ते होंगे और उन्हें अपनी उपज का सही भाव मिल पाएगा। आइए देखते हैं क्या है विशेष इन कृषि कानूनों में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका
व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट को में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले। और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। अनुबंध खेती में किसान फसल तैयार होने से पहले ही अपने उत्पाद का व्यापारी से करार कर सकता है। इससे उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा।
किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही है। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। और अब बात करते हैं ट्विटर प्लेट की, जिसमें हम आपको बताते हैं खेती किसानी से संबंधित कौन कौन सी नई नई जानकारियां ट्विटर के माध्यम से सामने आ रही हैं। तो आइए देखते हैं क्या विशेष है आज ट्विटर प्लेट में। खेती किसानी में मौसम की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मौसम के मिजाज पर वो नज़र रखें। तो आइए आपको बताते हैं कि इस समय मौसम से संबंधित कौन सी विशेष बातें हैं जो कि जाननी ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं मौसम रिपोर्ट। अब बात करते हैं हमारे जो हम 5 दिनों की आगे जो चेतावनी देते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि सिर्फ चेतावनी, अब जो भारी वर्षा की चेतावनी है सिर्फ कोंकण रीजन के लिए दी जा रही है। उसके बाद से आप आगे देखेंगे 16 से लेकर 19 में तो भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है, यानी कि एक बड़ी राहत है इन सभी क्षेत्रों के लिए। मगर चूंकि आपको पहले ही पता है काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई है इन क्षेत्रों में और पहले भी मानसून सीजन में अच्छी वर्षा हुई थी, सॉइल सैचुरेटेड थी, तो काफ़ी समस्या देखने को मिली। अब हम बात करते हैं तो आगे यदि समुद्र की बात करें तो जैसे ही ये कम दबाव का क्षेत्र जो अभी कोंकण के आसपास है और समुद्र में कल सुबह पहुंचेगा और उसके 24 घंटों में ये डिप्रेशन बनेगा, तो उसके चलते एक बार फिर जो है हवाएं बहुत तेज हो जाएंगी और जैसे से आगे की बढ़ेंगे 16-17 को, तो ये हवाओं की स्पीड जो है करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की और बीच में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की भी हो सकती हैं। तो इसलिए खासकर जो मछुआरे हैं हमारे, वो यदि समुद्र में हैं तो वो जल्दी से वापस आ जाएं और बिल्कुल समुद्र की रुख ना करें, क्योंकि समुद्र में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है, तेज हवाएं होंगी, तो इसलिए सावधानी विशेष बरतें। उसके लिए मौसम विभाग ने बिल्कुल चेतावनी क्षेत्र दिखा रखा है आपको, बिल्कुल इस क्षेत्र से आपको बचना है। तो खासकर मछुआरों के लिए चेतावनी है मौसम विभाग द्वारा कि समुद्र की ओर रुख ना करें इन क्षेत्रों में। अब आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कहाँ आपका सर्कुलेशन बना हुआ है। ये बेसिकली हमारा जो एक्सटेंडेड जो मॉडल है, मल्टी मॉडल इंसैम्बल, उससे आप देख सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कैसा सर्कुलेशन को दर्शाया गया। आगे चलते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगले 2 हफ्तों में खासकर जो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये साइक्लोन का सीजन शुरू हो जाता है, तो उसमें किस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से सजाया गया है 16 से लेकर 22 यानी कि अक्टूबर तक, तो आप देख सकते हैं कि जो कम दबाव का क्षेत्र कोंकण में बना है वो आगे बढ़ेगा और एक डिप्रेशन बन जाएगा
आगे यानी कि कल सुबह के आगे 24 घंटों के बाद। वहीं एक 19 तारीख के बाद आसपास एक बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, उसको फिलहाल हम मॉनिटर कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें दूसरे हफ्ते की, तो दूसरे हफ्ते में अभी जो है जो साइक्लोजेनेसिस की संभावनाएं, बिल्कुल मैं कहूँगा बहुत ही कम संभावनाएं हैं आज की डेट में। अब बात करते हैं हमारे जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है, उससे जो हमें वर्षा की स्थितियां मिलती है। तो आप देखोगे कि यदि पहला हफ्ता की बात करें 16 से लेके 22 अक्टूबर तक का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उत्तर पश्चिम में इस एरिया को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर में और दक्षिण भारत में, तो बाकी के सब क्षेत्रों में जो है आपको ये सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है। और दूसरे हफ्ते की बात करें तो उसमें भी स्थितियाँ करीब करीब बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा कि पहले क्षेत्र। हमारी कोशिश होती है कि किसानों को उनकी उपज का सही भाव मिल सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मंडी भाव पर नज़र रखें। तो आइए देखते हैं मंडी भाव से जुड़ी हमारी अगली रिपोर्ट। गुजरात के जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव 1900 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव गंगापुर सिटी में 1460 से 1535 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1630 रुपए से 1640 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव सीतापुर मंडी में 1485 रुपए से 1580 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बलरामपुर मंडी में भाव 1800 से 1850 रुपए प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में भाव 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल। रामपुर में भाव 1830 से 1875 रुपए प्रति क्विंटल और अमरोहा मंडी में भाव 1680 से 1880 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां हमने आज कृषि दर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं, जरूर आप उनका लाभ उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।